हाय मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है फिर से एक बार बीएससी कोचिंग के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हालांकि आज मन थोड़ा उदास है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के शॉकिंग न्यूज़ के बाद इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। रीज़न अभी बताया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का, और वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अवसाद। जब आदमी मेंटली लो हो जाता है, उसकी लो होने की डिग्री ज़्यादा हो जाती है, तो कहा जाता है कि वो डिप्रेस्ड है। सुशांत सिंह राजपूत हालांकि एक हाई अचीवर थे, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया था, और ताज्जुब की बात है कि डिप्रेशन क्यों हुआ। लेकिन चूंकि वो मेडिकल एडवाइस ले रहे थे, इसका मतलब कि ही वॉज इन डिप्रेशन। जो डेटा बताया गया है अभी तक, इंडिया में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी फॉर्म में डिप्रेशन के शिकार हैं। 20 करोड़ पीपल आउट ऑफ 125 करोड़, 20 करोड़ आर डिप्रेस्ड। एक और डेटा है कि वर्किंग क्लास हमारा जो है, जो नौकरी करता है या कहीं कहीं किसी ऑफिसर्स में काम करता है, उसमें से 42% लोग डिप्रेस्ड हैं। मीनिंग देयर बाय कि जैसा वो अपने लाइफ में चाहते थे वैसा शायद कुछ नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से डिप्रेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि कंपटीशन बहुत हाई है, कभी कभी हम लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पाते, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेस हो जाएं। इसीलिए बीइंग योर मेंटोर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू पीपल कि जब भी कुछ इस तरह का फीलिंग आए तो यू मस्ट शेयर इट विद योर पेरेंट्स, विद योर ब्रदर्स और सिस्टर्स और विद योर टीचर्स कि इस तरह की फीलिंग मेरे दिमाग में आ रही है। टाइमली अगर इसको ट्रीट किया जाता है, इस मेंटल कंडीशन को, तो हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी देनी जरूरी थी। डिप्रेशन की बात बहुत प्रिवलेंट है, बहुत लोग हमेशा बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, लेकिन इसके बारे में हम लोग खुलकर बात नहीं करते, जबकि ज़रूरत इसी बात की है कि अंदर हमारे मन में जो भी फीलिंग्स है, हमारे दिमाग में जो भी निगेटिविटी है, इट मस्ट बी शेयर्ड विद योर नियर एंड डियर। वैसा अगर आप करते हैं तो इससे मुक्त हो सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुशांत सिंह डेथ। We deeply condole and mourn his untimely death। एक बहुत बड़ा सितारा हम लोगों ने खो दिया 34 साल के यंग एज पे। Now we are going to discuss, coming to the course, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेलर्स। डबल फेलर्स आपके साथ डिस्कस हो चुका है। आज we will discuss सिंगल फेलर। सिंगल फिलर अगर देखा जाए तो डबल फिलर के मुकाबले थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेंटेंस होता है, एक ही ब्लैंक होता है, और उसके ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। अभी जो सिंगल फिलर है वो मिक्स टाइप के हैं, कुछ बहुत हाई लेवल के भी हैं और कुछ एवरेज लेवल के भी हैं, जो कि एसएससी या बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा आज का डिस्कशन थोड़ा फास्ट भी रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन तेज रखने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं वर्ड मीनिंग स्केप करूंगा। वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा और उसको आप नोट करते जाना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऑप्शंस आर, 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। इन्वॉल्वमेंट 1, सेकेंड इज बी में है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वर्ड थोड़ा नया है। एंट्री यू नो, और एक और वर्ड इसमें है लिंक। सबका मीनिंग देखते हैं। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, और शामिल होने का जो प्रोसेस है दैट इज इन्वॉल्वमेंट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज में कोई चीज डालना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनकॉर्पोरेट। सपोज कोई एग्जिस्टिंग लॉ है और उसमें कोई कंडीशन और डाली गई, कोई क्लॉज और डाला गया, तो हम बोलते हैं कि दिस क्लॉज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड।
अलग से किसी चीज में कोई चीज डालना। एंट्री मीन्स प्रवेश, और लिंक का मतलब होता है, लिंक नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। लिंक का मतलब कड़ी भी होता है या जोड़ना भी होता है, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेंटेंस पे हम जाते हैं। सेंटेंस में एक वर्ड है रेजिम। रेजिम मीन्स होता है शासन काल। शासन काल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेजिम। एक और वर्ड होता है रेजिमेन। रेजिमेन इज ए सेट ऑफ रूल्स। रेजिमेन उस रूल के कलेक्शन को कहते हैं जो आपके डाइट या एक्सरसाइज को कंट्रोल करता है। जैसे फिल्मी स्टार्स फॉलो ए वेरी स्ट्रिक्ट रेजिमेन। वे लोग एक्सरसाइज और डाइट से संबंधित बहुत सख्त नियम कानून का पालन करते हैं। और रेजिम मीन्स होता है शासनकाल। सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहता है कि लिबरल पॉलिसी रेजिम एक वैसा शासनकाल जिसमें पॉलिसी लिबरल थी, जिसमें नीतियाँ थोड़ी उन्मुक्त थी। उन्मुक्त का मतलब जिसमें ज़्यादा कड़ाई ना हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लिबरल। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों ने मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है पूरी तरह से बदल देने में। अब यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दो वर्ड बहुत क्लोज हैं, इन्वॉल्वमेंट और एंट्री। इन दोनों में डिसाइड करना होगा कि विच शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, ये एक प्रोसेस है। और एंट्री का मतलब तुरंत घुसने के लिए, प्रवेश के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंट्री। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा तो आपको सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ तुरंत एंट्री लेने के साथ ही ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। प्राइवेट सेक्टर ने एंट्री ली होगी, उसके बाद इस सेक्टर में कुछ समय तक काम किया होगा और उसी का रिजल्ट आया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन या एक बड़ा चेंज देखने को मिला। तो एंट्री के बाद उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा इसमें जरूर। इसीलिए एंट्री के मुकाबले अगर हम देखें तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेक्ट वर्ड है। सो द आंसर इज ए। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में जो वर्ड्स हैं ऑप्शंस में, फर्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, सेकेंड वर्ड इज कॉम्पेयर्ड, थर्ड इज सेग्रीगेट, और फोर्थ है पैरेलल। यहाँ पे फिलर्स में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, इसको जरा ठीक से समझिएगा। देयर इज ए वर्ड कोलोकियल। कोलोकियल, कोलोकियल मीन्स होता है बोलचाल की भाषा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोलोकियल। फॉर एग्जाम्पल कोलोकियल इंग्लिश। लेकिन ये वर्ड आजकल आउट ऑफ करेंसी है, इसका यूज नहीं होता। इसके जगह पे हम लोग सिंपल वर्ड यूज करते हैं स्पोकन। जब भी बोलने वाली इंग्लिश की हम बात करते हैं तो यू मे नॉट हैव हर्ड सेइंग ए पर्सन कोलोकियल इंग्लिश, बल्कि आप क्या सुनते हैं, स्पोकन इंग्लिश। इसी से वर्ड बनता है कोलोकियल से एक और टर्म बनता है कोलोकेशन। कोलोकेशन ये किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड टर्म है। कोलोकेशन मीन्स कि किसी भी भाषा में दो शब्द एक साथ कैसे कैसे बोले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलोकेशन। और इसका यूज फिल इन द ब्लैंक्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो लुक्का छिपी बोलते हैं ना, लुक्का के साथ क्या वर्ड लगता है, छिपी। आपा धापी,
नरम गरम, ये सब जो वर्ड हैं ये सब कोलोकेशन में हैं। अगर हम नरम के साथ ठंडा लिख दें तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह से गर्मा गर्मी, गर्मा के साथ ठंडा अगर लिख दिया जाए तो वो नहीं चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड कोलोकेशन। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ एक सर्टेन वर्ड ही लगता है, वहाँ पर इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसका ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। जब ज़्यादा इंग्लिश आप पढ़ेंगे या अगर इस पर नज़र रखेंगे, देन ओनली यू विल कम टू लर्न दिस कोलोकेशन। इंग्लिश का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे उसने चोरी किया। अगर इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिया जाएगा तो हम लिखेंगे he did the theft, he did the theft। करने के लिए वर्ड होता है do, उसका यहाँ पे V2 यूज किया गया did, लेकिन कोलोकेशन के हिसाब से this is wrong। क्यों? क्योंकि theft के साथ जो वर्ड चलता है वो है committed, he committed the theft। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, करने के लिए हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं he did the suicide, लेकिन वहां पर भी गलत हो जाएगा, वहां पर भी committed the suicide लिखना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड कोलोकेशन। इस चीज का भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ग्रामर की अगर बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ एग्जाम्पल्स में बताया भी गया था कि फिक्स प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कंपेयर्ड के बाद प्रीपोजिशन लगता है टू, इसके बाद अगर कोई दूसरा प्रीपोजिशन आपको दिखता है, इट मीन्स कि वहां पे कंपेयर्ड वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है एक दूसरे का उल्टा। जैसे ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट कलर कौन सा है? तो व्हाइट है। कंपेयर मीन्स तुलना करना। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट एक अच्छा वर्ड है। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करने के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं सेग्रीगेट। जैसे इस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स को सेग्रीगेट करके बैठाया जाता है, सेपरेट करके बैठाया जाता है, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। और पैरेलल मीन्स समांतर, दो चीजें अगर एक साथ चलते रहती हैं तो दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड फिट होगा। एज डैश टू प्राइवेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। दो मोड्स के बीच में तुलना की जा रही है यहाँ पे, प्राइवेट मोड ट्रांसपोर्टेशन का और पब्लिक मोड जो ट्रांसपोर्टेशन का है, उन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। तो जब भी तुलना की बात होगी तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे कंपेयर्ड। दो चीजों का कंपैरिजन है, तो इसीलिए यहाँ पे कंपेयर्ड एक सही आंसर है। और इसके बाद देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है। तो ब्लैंक के बाद प्रीपोजिशन टू है जो कि कंपेयर के साथ फिट होता है। सो द आंसर इज बी। देन सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस 3 है, इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ए allotted, B is guessed, C anticipate, एंटिसिपेट एक अच्छा वर्ड, एग्जाम में भी बहुत बार आता है, एंटिसिपेटेड। और डी मेजर्ड। ये चारों ही वर्ड यहां पे दिए हुए हैं। अलॉट मीन्स होता है आवंटित करना, अलॉट। जैसे ये प्लॉट आपको अलॉट किया गया, आपको दिया गया या आपको आवंटित किया गया। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना। जैसे मैं गेस करता हूं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। फिर गेस और एंटिसिपेट ये दोनों मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने का है। एंटिसिपेट मीन्स होता है पूर्व अनुमान लगाना, पहले से किसी चीज का अनुमान लगा लेना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंटिसिपेट। इसके लिए एक दो एग्जांपल्स दे दूं अगर तो क्लियर हो जाएगा। जैसे
विकेट कीपर जब विकेट के पीछे में विकेट कीपिंग करता है और अपने राइट या लेफ्ट साइड में डाइव करके बॉल को पकड़ता है, तो दैट कैचिंग ऑफ द बॉल इज बेस्ड ऑन हिज एंटिसिपेशन। वो उसके पूर्वानुमान पर बेस्ड होता है कि कब वो डाइव करेगा, किस स्पीड से डाइव करेगा कि वो बॉल तक पहुंच जाएगा। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंटिसिपेट, मीन्स पूर्वानुमान लगाना। और फिर एक वर्ड है मेजर। मेजर मीन्स होता है नापना। जैसे इस कमरे को मेजर कर लो, इस कमरे की नाप ले लो। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मास गेन्स एंड लॉसेज ओवर 1 year इज नोन एज द एनुअल मास बैलेंस। मास बैलेंस को डिफाइन किया गया यहाँ पर कि ये क्या है, ये मास गेन और मास लॉसेज के बीच का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या होता है, ये तो मापा जाएगा ना। 1 साल की बात की गई है, 1 साल में इस डिफरेंस की जो माप होती है उसको हम लोग कहते हैं एनुअल मास बैलेंस। तो नापने के लिए यहाँ पर चारों में से जो वर्ड है वो है डी, सो द आंसर इज डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला भी बहुत क्लोज है। ए बी सी डी ऑप्शंस हैं। फॉर्म, फॉर्म्ड, प्लान्ड, प्लान्ड, मोल्डेड और स्ट्रक्चर्ड। अगर देखा जाए तो कोलोकेशन पर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करने के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉर्म। और जो भी चीज़, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो सब अपने आप बनती हैं, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्म। तो आंसर यहाँ पे होगा फॉर्म। ये अभी डिस्कस भी करेंगे हम लोग। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है मोल्ड। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मोल्ड के रूप में भी लिखा जाता है इसको। तो दोनों एक ही वर्ड हैं। बोथ दीज वर्ड्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मोल्ड का मतलब होता है ढालना। जैसे मिट्टी जब कच्ची रहती है, गीली रहती है, तो उसको जिस शेप में आप चाहते हैं मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो दोनों एक ही जैसा वर्ड है। और फिर एक वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब भी होता है निर्माण करना, लेकिन ये मैन मेड होता है। जैसे बिल्डिंग्स आर द स्ट्रक्चर्स मेड बाय अस पीपल, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो ये मैन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात की गई है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो वो निर्माण चूंकि नेचुरल वे में होता है, सो द आंसर इज ए। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था फॉर्म और स्ट्रक्चर के बीच में, बट इफ द मीनिंग आर क्लियर टू यू कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तब योर ऑब्वियस आंसर विल बी फॉर्म। यहां पे हम लोग फॉर्म यूज करेंगे। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शंस हैं अराइज, डेवलप, प्रेजेंट एंड डी है अपीयर। इसमें चारों ही वर्ब हैं, अराइज, डेवलप, प्रेजेंट एंड अपीयर। अराइज का मतलब होता है उठना या जगना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अराइज। क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न ये उठता है, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। डेवलप मीन्स होता है विकसित होना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डेवलप। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना भी होता है। प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है। और अगर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट भी होता है, उपहार भी होता है। और
अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर टायर्ड, मुझे लगता है कि तुम शायद थके हुए हो, ऐसा प्रतीत होता है। अपीयर का मतलब शामिल भी होना होता है, जैसे यू विल अपीयर एट दिस एग्जाम, तो तुम इस एग्जाम में शामिल हो गए या सम्मिलित हो गए, तो वहां पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस में क्या कहता है। द सन एंड द मून डैश टू बी अबाउट द सेम साइज व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ। अगर हम जमीन से देखते हैं तो देखने पे क्या होता है, देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज और चांद दोनों एक ही आकार के हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड है उसके लिए मैंने क्या यूज किया, ऐसा लगता है या प्रतीत होता है। तो लगने के लिए कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे, लगने के लिए मैंने जैसा कि मीनिंग में बताया अपीयर यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। आंसर इज डी। इंग्लिश में जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑप्शंस होता है, पहले भी डिस्कशन में आया था कि जो ऑप्शंस होता है वो बहुत क्लोज होता है। आपको लगेगा कि बी भी सही है और डी भी सही है, बट अगर वर्ड्स के बारे में आपका नॉलेज ठीक है, आपकी समझ अच्छी है, तब आप उसमें से डिसाइड करेंगे कि नहीं, डी के मुकाबले बी एक बेटर ऑप्शन है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें एक चीज़ और होती है, जो ऑप्शन सेट किया जाता है, कोई ऑप्शन सही आंसर के 95% क्लोज होता है, कोई 98% क्लोज होता है और कोई 100% क्लोज होता है। एक बार अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट ग्लांस में आपको लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, बट रियल जो टेस्ट है वो यहीं पे है कि यू हैव टू टेक दिस 100% जो सही है वही सही है। तो इस एक्यूरेसी को डेवलप करने की ज़रूरत रहती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो वर्ड्स हैं, 4 ऑप्शंस आर अगेन देयर। वर्ड्स आर अनाउंस, सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेट, थर्ड इज एक्सप्रेस और फोर्थ है इंडिकेट। चारों ही वर्ब हैं और वर्ब का V1 फॉर्म है। अनाउंस मीन्स घोषणा करना। सेकेंड वर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेट, ये वाला वर्ड एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है करके दिखाना, इसी से वर्ड बनता है डेमो। आजकल कोचिंग की दुनिया में जो फैशन है डेमो क्लासेस का, वो इसी वर्ड से बना है। डेमो मीन्स करके दिखाइए। अगर आपकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है, देन ओनली आई विल डिसाइड टू टेक एडमिशन, अदरवाइज थैंक यू। तो डेमो वहाँ पे हम लोग इसी से यूज़ करते हैं। आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, सपोज यू बाय ए वॉशिंग मशीन, तो डीलर क्या बोलता है कि ठीक है, आप पेमेंट यहाँ पे जमा कर दीजिए, वॉशिंग मशीन हम कल भेज देंगे, एंड एन इंजीनियर विल ऑल्सो गो विद द मशीन, और वो फिट करके डेमो करके दिखा देगा। तो करके दिखाने के लिए वर्ड होता है डेमॉन्स्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। जैसे ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगर, उसने अपना गुस्सा व्यक्त किया, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना। सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल के पास अगर रेड लाइट जल जाती है, तो आपको क्या संकेत मिलता है कि नाउ आई शुड स्टॉप। रेड लाइट का जलना क्या इंडिकेट करता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंडिकेट, और इसी से वर्ड बनता है इंडिकेटर, संकेत देने वाला। तो देखते हैं यहां पे सेंटेंस क्या है। यहां पे सेंटेंस है, रिजर्व्स ऑफ ए बैंक डैश द हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बैंक के बारे में बात की गई है कि बैंक के पास जो रिजर्व्स होता है वो इस चीज का संकेत देता है कि उस इंस्टीट्यूशन का या उस बैंक की का स्वास्थ्य कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है। तो संकेत देने के लिए यहाँ पे सही वर्ड है इंडिकेट।
यहाँ पर कोई भी दूसरा वर्ड उतना फिट नहीं होगा जितना इंडिकेट। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं इम्प्लीमेंट, प्रिवेंट, प्रोवाइड्स और अप्रूव। यहां पे ये चारों ही वर्ड वर्ब हैं, बट ये वर्ब थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एस लगा हुआ है। एस लगा रहने का मतलब, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे नाउन है, मान लीजिए नाउन में पेन इज ए नाउन, ये क्या है? ये सिंगुलर है। इसके प्लूरल बनाने की बात अगर की जाएगी तो पेन का प्लूरल क्या बनेगा? पेन्स, राइट। लाइकवाइज गर्ल एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल अगर बनाना है तो क्या होगा? गर्ल्स। मीनिंग कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस या ईएस जोड़ते हैं। गॉट इट? ये है नाउन का केस। जब हम लोग नाउन को डिस्कस करते हैं तब अगर वर्ब की बात की जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन चूंकि हम लोग ग्रामर में पहले पढ़ लेते हैं, वर्ब उसके बाद पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि अगर सिंगुलर में एस या ईएस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। बट नाउन वाला जो फंडा है, दिस डज नॉट फिट इनटू द केस ऑफ ए वर्ब। वर्ब में ये लागू नहीं होता। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे लिखने के लिए वर्ड है राइट, ये क्या है? ये वर्ब है और इसका ये डिसाइड करना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ऊपर से हम देखें तो चूंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इट अपीयर्स टू बी सिंगुलर, बट ये वास्तव में प्लूरल है। यहाँ पे वर्ब के केस में क्या होगा? जिसमें एस नहीं लगा हुआ होगा वो प्लूरल होगा। और अगर इसका सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर मेकिंग इट सिंगुलर यू विल हैव टू ऐड एस। एस लग जाएगा तब ये सिंगुलर होगा। एक और एग्जांपल, जैसे परचेज। परचेज मीन्स खरीदना। यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है इस केस में, और चूंकि एस नहीं लगा हुआ है इसीलिए ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पर ये प्लूरल है। अगर नाउन की बात करेंगे तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे चूंकि एस नहीं लगा हुआ है इसीलिए ये सिंगुलर है, बट वास्तव में ये प्लूरल है चूंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है। इसका अगर सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस लगाना पड़ेगा। एस जब लग जाएगा तब ये सिंगुलर होगा। एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं। इन केस ऑफ नाउन, इफ एस इज नॉट देयर देन द नाउन इज सिंगुलर। गॉट इट? नाउन में अगर एस नहीं, एस या ईएस नहीं लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है। उसके एग्जाम्पल्स हैं पेन, पेंसिल, गर्ल, बॉय एट्सेट्रा। एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में अगर एस लगाइएगा तो वो सिंगुलर रहेगा और एस जब हटाइएगा तो वो प्लूरल होगा। सिंगुलर कब होगा? सिंगुलर होगा विथ एस और प्लूरल होगा विदाउट एस। सो दिस इज ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें कि बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी बताएंगे, फिर 4 दिन के बाद अगर आपसे पूछेंगे तो फिर आप एक बार कंफ्यूज होंगे कि क्या सिंगुलर होगा और क्या प्लूरल होगा। अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल टू दीज ऑप्शंस, इस ऑप्शंस में अब हम लोग अप्लाई करते हैं कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा?
ये भाई प्लूरल है। प्रिवेंट में भी एस नहीं लगा हुआ है तो ये भी प्लूरल है। यहां पर प्रोवाइड में एस लगा हुआ है तो ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। और यहां पर एस नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ब है। करेक्ट। अब वी कैन यूज दिस नॉलेज ऑफ ग्रामर टू टेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7। यहाँ पे इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, यू विल बी एबल टू टिक द करेक्ट आंसर, और तब आपका आंसर होगा प्रोवाइड्स। आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे हुआ बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये चूंकि सिंगुलर है इसीलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर होगा, और सिंगुलर का ऑप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज प्रोवाइड्स। नाउ वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इंप्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना, जैसे ये पॉलिसी इस साल से इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। प्रोवाइड मीन्स देना, जैसे ही प्रोवाइडेड सपोर्ट टू मी, उसने मुझे सहारा दिया, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोवाइड। और अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकृत कर देना या मान लेना, जैसे माई बॉस अप्रूव्ड माई टूर प्रोग्राम, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ये तो मीनिंग है, बट मीनिंग और ग्रामर दोनों को कंबाइन करके अगर आंसर टिक करना रहेगा तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑपरेटिंग पॉइंट प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग and efficiencies in the solar collectors and thermal energy store systems। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ग्रामर के बारे में, ग्रामर हम लोगों को लगता है कि दो जगह पे यूज किया जाता है, स्पॉट द एरर्स में या एरर डिटेक्शन में, और इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, बट ऐसा नहीं है। फिलर्स में भी ग्रामर का अपना इम्पॉर्टेंस है, और ये कभी कभी आपको बहुत नाजुक स्थिति में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और ग्रामर का थोड़ा सा ज्ञान अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो क्वेश्चन जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था, आप डाउट में थे कि कौन सा आंसर सही होगा, उस क्वेश्चन के सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रामर विच इज ऑल्सो अप्लाइड टू वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Now we are going to discuss question number 8. क्वेश्चन 8 के जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने बोर्ड पे है, स्क्रीन पे भी होगा आपके। अप्लाइड, allocate, allocated है बल्कि, allocated, donated और spent। These 4 options are before you। अप्लाई का मीनिंग होता है, 2-3 मीनिंग होता है अप्लाई का। अप्लाई का एक मीनिंग तो होता है आवेदन करना, जैसे मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, इसी से वर्ड बनता है एप्लीकेशन। अप्लाई का दूसरा मीनिंग होता है लगाना। लगाना क्या, जैसे द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए, तो वहां पर भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, अप्लाई। चेहरे पे क्रीम लगाना, अप्लाई क्रीम ऑन फेस, वहां पर भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, अप्लाई को। और बाल में शैम्पू लगाना, वहां पर भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। तो अप्लाई का 2-3 मीनिंग है, जब जैसी जरूरत होती है हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एलोकेट। अभी एक वर्ड हम लोगों ने पहले देखा, डिस्कस भी किया, अलॉट। अलॉट मीन्स बताया था आवंटित करना, किसी को कोई चीज निर्धारित करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अलॉट। सेम अलॉट के लिए दूसरा वर्ड एलोकेट भी है। जैसे बजट जब प्रेजेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
तो अलग अलग सेक्टर के लिए कुछ कुछ फंड आवंटित किए जाते हैं या एलोकेट किए जाते हैं, तो वहां पर हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। डोनेट मीन्स होता है दान देना, डोनेशन इसी से बना हुआ वर्ड है, और स्पेंड का मतलब होता है बिताना, तो उसी से बना हुआ वर्ड है स्पेंड, या खर्च करना भी होता है दूसरा मीनिंग। अब सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, लार्ज सम्स आर डैश ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन द बैकवर्ड स्टेट्स बट द रिजल्ट्स आर नॉट देयर। बैकवर्ड स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है कि वहां पर स्टेट बैकवर्ड था, लेकिन फिर भी उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको थोड़ा बेटर बनाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फंड दिया गया, फंड आवंटित किया गया, ये बजट आवंटित की गई, और आवंटित करने के लिए वर्ड होगा यहाँ पर एलोकेटेड। सो द आंसर इज बी। यहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन इतना क्लोज नहीं है जो एलोकेट से कंफ्यूजन आपको हो सकता है। आप अगर वर्ड्स का आपको मीनिंग पता है तो यहां पर एक बार में आप एलोकेट को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो वर्ड्स हैं ए बी सी डी ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन्वेस्टेड, बी है सुपर इम्पोज्ड, सी इज एडवांस्ड एंड डी इज डिवोटेड। These are the words. Sentence है, the reserve fund is dash in first class securities. Securities means share, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है ना। अगर आप ऐसे भी सेंटेंस को एक बार में पढ़ेंगे तो आपका आंसर होगा इन्वेस्टेड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो, बट मीनिंग एक बार देख लेना चाहिए। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक चीज पर दूसरा चीज लाद देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सुपर इम्पोज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ज्योमेट्री का भी वर्ड है, जैसे एक ट्रायंगल है और इस पर कोई बड़ा ट्रायंगल ऐसे रख दिया गया, तो क्या होगा, छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल ने सुपर इम्पोज कर दिया, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। मीन्स छोटे चीज को बड़े चीज से ढक देना, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। नेक्स्ट इज एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, और उसी का यहाँ पे V2 या V2 दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स आगे बढ़ाना या कोई अग्रिम देना। नेक्स्ट इज डिवोट। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, ठीक है। जैसे इवनिंग आवर्स आर डिवोटेड टू स्टडीज, मेरा जो शाम का समय होता है वो किस चीज को समर्पित है, पढ़ाई लिखाई को समर्पित है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिवोटेड। सो दीज आर द वर्ड्स एंड मीनिंग। अब यहाँ पर फंड्स की बात की जा रही है, सिक्योरिटीज की बात की जा रही है, तो नेचुरली यहाँ पे जो वर्ड होगा वो होगा इन्वेस्ट। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। Then we discuss question number 10. उसके भी ऑप्शंस हैं, रिक्वायरमेंट, प्रेडिक्टर। ये वर्ड एक नया टाइप का वर्ड है, शायद आप इसको पहली बार देख रहे होंगे, प्रेडिक्टर। फिर एक वर्ड है डिस्कलर, और एक वर्ड और है यहां पर एक्सपोजर। दीज आर द वर्ड्स। मीनिंग देखते हैं। रिक्वायरमेंट मीन्स होता है आवश्यकता, जैसे गर्मी में ठंडे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। फिर एक वर्ड है प्रेडिक्टर। ये किससे बना है? प्रेडिक्टर इज ए नाउन, बना है किस वर्ड से? प्रेडिक्ट से। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना,
और जो ऐसा करने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिक्टर। ये वर्ब है और उसका नाउन है प्रेडिक्टर। नेक्स्ट इज डिसकलर, किसी चीज़ को बेरंग बना देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिसकलर। अगर किसी डेलिकेट क्लॉथ को, मान लीजिए रेशमी कोई कपड़ा है, सिल्क का कोई कपड़ा है, और आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट में धो देते हैं, तो क्या होगा, आपका महंगा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, वो सिल्क डिसकलर हो जाएगा, मतलब बेरंग हो जाएगा, उसका रंग चला जाएगा। तो यहाँ पे ये डिसकलर एज ए वर्ब यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजर। एक्सपोजर जो वर्ड है ये नाउन है, बना है एक्सपोज वर्ड से। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ का पर्दाफाश करना या किसी चीज़ को नंगा कर देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपोज। उसी से बना हुआ वर्ड है एक्सपोजर। जैसे सपोज यू लिव इन ए स्मॉल टाउन, कि छोटे जगह पे रहते हैं और आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाते हैं, बड़े शहर में चले जाते हैं, तो यू आर एक्सपोज टू दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, दैट टाइप ऑफ मेट्रो कल्चर। तो कहा जाता है कि बड़े शहर का एक्सपोजर भी आपके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस एक्सपोजर विल प्रूव यूजफुल फॉर यू। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपोजर। सो दीज आर द वर्ड्स। सेंटेंस में देखते हैं कि इस चारों में से कौन सा वर्ड फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सेंटेंस, एडुकेशन इज ए स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ पॉवर्टी स्टेटस। गरीबी की क्या स्थिति है किसी भी शहर, किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश की, ये किस चीज़ से पता चलती है? ये पता चलती है एडुकेशन से। जिस राज्य में या जिस शहर में एडुकेशन का लेवल अच्छा होगा, वहाँ पे पॉवर्टी का लेवल कैसा होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? नेचुरली कम होगा, क्योंकि एडुकेशन रिमूव्स द पॉवर्टी। तो यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्टर, यहाँ पे सही वर्ड है, ये आपको पहले ही बता देता है। सपोज यू वांट टू मूव टू सम अदर स्टेट, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो what will be my life, what will be the standard of my living, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कैसी है। तो इसको कौन इंडिकेट करता है? इसको इंडिकेट करने वाला है वहाँ का एडुकेशन का स्टैंडर्ड। सो प्रेडिक्टर इज द करेक्ट वर्ड हियर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन 11 पे। 11 में जो ऑप्शंस हैं वो हैं अनाउंस। ये वाला वर्ड हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अनाउंस्ड, informed, introduced और revealed। मीनिंग के हिसाब से अगर देखें तो अनाउंस का मतलब घोषणा करना या घोषित करना, इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय देना। एक मीनिंग होता है इसका परिचय देना, जैसे उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। और इसका दूसरा ही मीनिंग होता है इसी वर्ड का किसी चीज़ को शुरू करना। जैसे बीएससी कोचिंग ने लॉकडाउन के को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस किया है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं शुरू करना। इंट्रोड्यूस मीन्स शुरू करना। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट वर्ड है रिवील। रिवील का मतलब भी होता है पर्दाफाश करना। जैसे ही रिवील्ड द फैक्ट्स, उसने जो सच्चाई थी उसको उसने रिवील कर दिया, बता दिया। इसका अगर अपोजिट वर्ड हम देखें तो एक वर्ड होता है कंसील। ये भी वर्ब है और कंसील भी वर्ब है। कंसील मीन्स किसी चीज़ को छुपाना। ही कंसील्ड द फैक्ट्स, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। सपोज हम लोग जब पार्टी में जाते हैं तैयार होकर मेकअप वेकअप करके, तो क्या करते हैं, चेहरे पे जो भी थोड़ा दाग धब्बा होता है
उसको कोशिश करते हैं कि छुपा लें, ताकि पार्टी में जब पहुंचे तो वहां पे अट्रैक्टिव दिखे, मेरा चेहरा ग्लो करे। तो इन दैट केस वी कंसील आवर स्पॉट्स ऑन आवर फेस, और उसके लिए कंसीलर यूज किया जाता है। तो कंसील का मतलब होता है छुपाना। दीज आर द वर्ड्स। सेंटेंस देखते हैं कि क्या है। द स्टडी डैश दैट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन चेन्नई वर्क एज कुलीज। कहा जाता है कि चेन्नई की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो बच्चों का सबसे बड़ा ग्रुप है स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो वैसे बच्चे जो गली कूची में रहते हैं, तो वो किसका काम करते हैं, वो वहाँ पे कुली का काम करते हैं। तो ये चीज़ पता चली, एक अध्ययन किया गया और अध्ययन से ये बात पता चली। तो जब भी कोई स्टडी की जाती है तो उससे कुछ जो छिपे हुए फैक्ट्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं और आपको दिखने लगते हैं। तो जो चीज़ दिखने लगती है, तो दिखने के लिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया, रिवील्ड। यहाँ पे आंसर होगा रिवील्ड। ये चीज़ छिपी हुई थी, लेकिन इसका पर्दाफाश किया गया और इस फैक्ट को लोगों के सामने लाया गया। तो जो भी अध्ययन होता है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है। सो द आंसर इज रिवील। बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ी बात आपको ये करनी है कि एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इंग्लिश प्लेज ए वाइटल रोल इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर गेटिंग ए गुड जॉब, ना सिर्फ अच्छा नौकरी पाने के लिए, बट नौकरी पाने के बाद भी इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, वहाँ पर भी इंग्लिश प्लेज ए वाइटल रोल। आपके घर में जो लोग भी जॉब में होंगे, आपके अंकल हों, आपके पापा हों, आपके फूफा जी हों, मौसा हों, अगर आप उनसे बात करेंगे तो यही बताएंगे वो लोग भी कि ऑफिस में उन लोगों की वैल्यू ज़्यादा होती है जो लिखने पढ़ने में मजबूत होते हैं। इसीलिए इफ़ यू आर एबल टू गेट ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश, तो ये आपके करियर ग्रोथ में बहुत 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 पे करेगा और आपका करियर तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ना सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। एग्ज़ाम क्लियर करना तो ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, इंग्लिश विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू योर करियर डेवलपमेंट। इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। और जो वर्ड्स का डिस्कशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हर क्लास में, हर लेक्चर में कहता हूँ कि वर्ड्स की एक अलग कॉपी बना के उसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। जितना आपका वोकेबलरी रिच होगा, आपकी इंग्लिश उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही खूबसूरत होगी। और लर्न तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने टाइम में मैंने भी किया था और आपको भी लर्न करना पड़ेगा। हाँ, लर्न कैसे करें, इस मेथड पर कभी किसी दिन किसी दूसरे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, जिसके लिए 2 मेथड है विच विल फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ योर वर्ड्स। करेक्ट? नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो ऑप्शंस हैं दे आर कंजर्व, second option is control, option C is maintain, and option D is provide। ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक जो वर्ड है कंजर्व, कंजर्व मीन्स होता है किसी चीज को बचा कर रखना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। हिंदी वर्ड अगर इसके लिए यूज करेंगे तो होगा संरक्षण। जैसे वी शुड कंजर्व आवर एनर्जी, अपने एनर्जी को बचा के रखना चाहिए, पॉजिटिव कामों में लगाना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंजर्व। इसी से बनता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। कंट्रोल, यू नो, कंट्रोल नाउन भी है, कंट्रोल वर्ब भी है, नियंत्रण करना या नियंत्रण। थर्ड है मेंटेन।
मेंटेन मीन्स होता है किसी चीज को बना के रखना, किसी चीज का अच्छे तरीके से रख रखाव करना। हाँ, अगर मेंटेन इज ए वेरी कॉमन वर्ड, इसको हम लोग हिंदी की तरह यूज करते हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछेगा कि अच्छा बताओ तो मेंटेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो आई बेट कि 10 में से 8 लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए यहां पे लिख देता हूं, आप इसको ध्यान रखिए। मेंटेन मीन्स होता है किसी चीज का रख रखाव करना, करेक्ट। और प्रोवाइड मीन्स होता है देना। ये वर्ड हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। देखिए, अब जब इतने फिलर्स हमने आपके साथ डिस्कस किए तो आपको लग रहा होगा, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग, कि वर्ड्स घूम फिर के आते हैं। हो सकता है कि डबल फिलर्स में ये वाला वर्ड आया हो। अभी से कुछ देर पहले जो डिस्कशन किया गया था किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में भी ये वर्ड था प्रोवाइड, जिसका मीनिंग मैंने बताया। और फिर यही वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने है। तो प्रोवाइड का मतलब होता है देना, जैसे ही प्रोवाइडेड सपोर्ट टू मी, उसने मुझे समर्थन दिया। सो दीज आर द वर्ड्स। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहां पे होगा। द अर्थ कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू डैश ए बैलेंस। इस सेंटेंस को आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही बैलेंस वर्ड मिला तो बैलेंस क्या होता है, बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, संतुलन को बना के रखना पड़ता है। तो हम लोग आसानी से ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे और यही यहां पे राइट चॉइस है। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज सी। Then we come to question number 13. 13 में जो ऑप्शंस हैं, कंजर्व, सॉरी ये तो 12th का था। 13th के जो ऑप्शंस हैं, पहला है इश्यूज, सेकेंड इज डिस्प्यूट्स, थर्ड इज प्रेशर्स एंड फोर्थ इज impacts. अब यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो वर्ड्स है वो नाउन के रूप में यूज हुए हैं या वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं वो एज ए नाउन भी यूज किए जा सकते हैं और एज वर्ब्स भी यूज किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हैविंग के बाद है तो ये नाउन के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से मीनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। इशू अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है निर्गत करना। ये वाला वर्ड भी पहले आ चुका है, मेरे पहले के वीडियो को अगर आप देखेंगे बीएससी क्लासेस वाले में, तो इस वर्ड को हम लोगों ने डबल फिलर्स में डिस्कस किया है। बताया भी था इशू का मतलब होता है निर्गत करना। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गत करती है या इशू करती है। इशू का दूसरा मतलब होता है मुद्दा भी होता है, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, मुद्दा। फिर एक वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद करना। वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो विवाद करना, और नाउन के रूप में अगर यूज किया जाएगा तो डिस्प्यूट मीन्स विवाद। फिर एक वर्ड है प्रेशर। प्रेशर मीन्स दबाव, नाउन के रूप में दबाव। और प्रेशर को एज ए वर्ब कैसे यूज करेंगे, जैसे ही पुट प्रेशर ऑन मी, उसने मेरे ऊपर दबाव बनाया। और अगर प्रेशर से वर्ब हम लोग यूज करते हैं तो वर्ड बनता है प्रेशराइज, मीन्स दबाव देना। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, और प्रभाव डालने के लिए भी हम लोग इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, climate change is already having dash on animal and plant species throughout the United States. यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड ये सेंटेंस है कि वहाँ के जानवरों और पौधों की जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज मीन्स होता है प्रजातियां, उस पर क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है।
ऑलरेडी पढ़ चुका है, ऐसा लिखा गया है। तो असर या प्रभाव के लिए इन चारों में कौन सा वर्ड आपको सही दिखता है, मीनिंग मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, तो उसमें डी आपका सही आंसर होगा। सो द आंसर इज डी, इम्पैक्ट्स। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में जो वर्ड्स हैं दे आर एसोसिएटेड। ये वर्ड भी पहले डिस्कस किया जा चुका है। सेकेंड इज एमलगमेटेड। एमलगमेटेड ये केमिस्ट्री का वर्ड है, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, उसमें एमलगमेशन एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा। देन सी इज एसिमिलेट। ये एक बहुत अच्छा वर्ड, एग्जाम में भी बहुत बार आता है। और डी है एस्टीमेटेड। दीज आर द वर्ड्स। यहां पे देखते हैं एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना, या जो जुड़ा हुआ होता है, साथी के लिए भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं एसोसिएट। किसी चीज से जुड़ी हुई चीज के लिए भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं एसोसिएटेड। फिर एक वर्ड है एमलगमेट। एमलगमेट मीन्स होता है दो मिक्सचर को आपस में मिला देना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये वर्ड यूज किया जाता है। प्रॉपरली मिक्सिंग अप ऑफ टू मिक्सचर्स इज कॉल्ड एमलगमेशन। नेक्स्ट इज एसिमिलेट। एसिमिलेट मीन्स होता है, इसके लिए हिंदी वर्ड यहां पे लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। आत्मसात करना, मतलब किसी चीज को बिल्कुल अपने में मिला लेना, मिक्स कर लेना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एसिमिलेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए पटना का लड़का है और वो दिल्ली जाता है, एंड ही कम्स बैक आफ्टर 3-4 मंथ्स, और जब 3-4 महीने के बाद आता है तो आप उसको पहचान नहीं पाते, एकदम दिल्ली के कल्चर में वो ढल गया है। ड्रेस, बोलने का स्टाइल सब अगर दिल्ली वालों के जैसा हो गया है तो हम लोग बोलेंगे कि ही एसिमिलेटेड द दिल्ली कल्चर। उसने दिल्ली के कल्चर को एकदम आत्मसात कर लिया। तो वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। सोशियोलॉजी का वर्ड है ये, कल्चर के सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, एसिमिलेशन ऑफ कल्चर। नेक्स्ट इज एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स होता है अंदाज लगाना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एस्टिमेट। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड फिट होगा। हायर एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द हाउस होल्ड हेड इज डैश विद ए लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग पॉवर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एजुकेशन से रिलेटेड। कहता है कि अगर किसी भी फैमिली का जो हेड है, अगर उसने अच्छा एजुकेशन अटेन कर लिया, अच्छी शिक्षा उसने प्राप्त कर ली, तब फिर क्या है, तब एक बात की गारंटी है कि उसका परिवार कभी भी गरीबी में एंटर नहीं करेगा। अगर शिक्षित आदमी है तो वो किसी न किसी तरह से अपने इनकम का जुगाड़ कर लेगा। तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हायर एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द हाउस होल्ड हेड इज एसोसिएटेड विद ए लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग पॉवर्टी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, रिलेटेड हैं, तो जुड़े हुए के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एसोसिएटेड। सो द आंसर इज दिस, एसोसिएटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो वर्ड्स हैं ऑप्शंस में, वो है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली एक बहुत कॉमन वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज पर्सनली, और फिर है वर्ड डायरेक्टली।
वन वर्ड इज प्रिसाइज। जब भी प्रिसाइज वर्ड किसी से पूछा जाता है तो उसके दिमाग में ये वर्ड आ जाता है, प्रेसी राइटिंग वाला वर्ड। प्रेसी राइटिंग इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है, तो प्रेसी का मतलब तो होता है संक्षेपण, और तब हम लोग कहते हैं कि प्रिसाइजली मीन्स होता है संक्षेप, बट प्रिसाइजली का मतलब होता है एक्यूरेटली। कोई चीज़ अगर एकदम एक्यूरेट वे में बताई गई है, किसी चीज़ का वैल्यू अगर एक्यूरेट बताया गया है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रिसाइजली। सपोज समवन आस्क्स यू हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम दिस प्लेस, कितना दूर है रेलवे स्टेशन, आप बोलते हैं यही कोई 4-5 किलोमीटर, तो बोलेगा नो नो नॉट लाइक दिस, प्रिसाइजली व्हाट इज द डिस्टेंस, टेल मी प्रिसाइजली, एकदम करेक्ट आप बताइए। तब आप क्या उसको बोलेंगे कि इट इज 4.65 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो ये जो एग्जैक्ट बताया गया, सटीक रूप से एक्यूरेट बताया गया, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रिसाइजली। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब भी होता है पक्के रूप, पक्का तरीके से या एक्यूरेट तरीके से। तो ये दोनों वर्ड बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, प्रिसाइजली एंड एग्जैक्टली। पर्सनली मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से, जैसे आई नो यू पीपल पर्सनली, मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करेंगे। और लास्ट है डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स सीधे तरीके से, जैसे वी शुड अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, हम लोगों को प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टली। तो ये 4 वर्ड्स हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें से कौन सा वर्ड सही होता है। सेंटेंस है, दोज विद लिटिल मार्जिन टू मेंटेन ए डिसेंट लाइफ फॉर देमसेल्व्स ऑफन रिलाई डैश ऑन प्रोविजंस फ्रॉम लोकल इकोसिस्टम। वैसे लोगों की बात की गई है जो जिनका मार्जिन बहुत कम है, बस किसी तरह से वो एक डिसेंट लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। अगर थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी उनके रिसोर्सेज में, तो दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन ए डिसेंट लाइफ स्टाइल। तो वैसे लोगों के बारे में ये सेंटेंस लिखा गया है कि और चीज़ों के अलावा वे लोग डिपेंड करते हैं किन चीज़ों पे, लोकल इकोसिस्टम पर। लोकल मार्केट में या लोकल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उसका भी यूज़ करते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज का लेवल बना हुआ हो। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे, दे ऑफन रिलाई डायरेक्टली ऑन प्रोविजंस फ्रॉम लोकल इकोसिस्टम्स। लोकल इकोसिस्टम से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सीधा सीधा उस पर भी भरोसा करते हैं, उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, जिसमें 15 सिंगल फिलर के सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए जो बैंक या एसएससी वाले एग्जाम में कभी भी किसी भी लेवल पे पूछे जा सकते हैं। सेंटेंसेस का जो लेवल था, कुछ कुछ सेंटेंस अच्छे लेवल के थे और कुछ सेंटेंस थोड़े एवरेज लेवल के थे, दोनों को मिक्स किया गया था। एज फार एज ऑप्शंस आर कंसर्न, तो ऑप्शंस के डिस्कशन के द्वारा आपको बहुत से वर्ड्स जानने को मिले जो किसी भी एग्जाम में आपको हमेशा मदद करेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसी के 15 और सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस, तब आपका बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा। आज के डिस्कशन में जिस चीज़ पे मैंने जोर दिया वो ये किया कि सेंटेंस को पढ़कर आपके लिए पूरी तरीके से नहीं समझाया गया। स्ट्रेट अवे वर्ड्स की मीनिंग तो एक्सप्लेन की गई और उसको सीधा पुट किया गया कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा। जैसे 15th में मैंने बताया कि बी जो ऑप्शन था वो सेंटेंस में फिट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल भी होगा। इसी तरह के लेक्चर्स हम आपके लिए और लाते रहेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कनेक्टेड रहें, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें कि बीएससी कोचिंग ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों को मिल रहे हैं और वहाँ के फैकल्टी पूरी
सिंसियरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होते थे, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता था, बिल्कुल उसी तरीके से डिलीवरी दी जा रही है ऑनलाइन क्लासेस पर भी। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।